Hello students, welcome to the exam counselor. I'm your teacher Ikra. Today we're going to practice some more MCQs of sociology. ठीक है पिछले जो हमने कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे इस मॉक टेस्ट के, आज हम उसके कुछ और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे. ओके तो ये जो मॉक टेस्ट है ना, हमारी एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट है. फुल मॉक टेस्ट सोशियोलॉजी के आप वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं. और अगर आप चाहें तो वहाँ पे आपको पेड कोर्सेज भी मिलेंगे जो MCQs के हैं कंप्लीट सोशियोलॉजी के, आप उन्हें वहाँ से भी कर सकते हैं. ठीक है तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इन ट्रीटिंग फोबियाज. तो फोबियाज वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा जो डिसऑर्डर्स का है. तो इट इज़ आस्किंग कि प्राइमरी गोल क्या है CBT का इन ट्रीटिंग फोबिया. CBT मतलब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इसका क्या रोल है, मेन गोल क्या है. Suppressing anxious thoughts, avoiding the feared object or situation, changing negative thinking patterns and behaviors, या exposing the individual to their fear gradually. तो क्या होता है इससे, हम क्या करते हैं. देखो कॉग्निटिव है ना, कॉग्निटिव बिहेवियरल, तो इससे क्या होता है. यस, ट्राई टू आंसर. आप सारे क्वेश्चंस को खुद से पहले आंसर करेंगे, बाद में आंसर चेक करेंगे. ठीक है क्योंकि काफ़ी कम टाइम बचा है, आप लोग काफ़ी रेडी होने चाहिए इस टाइम तक. और आप अपना स्कोर जो है हमें कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे. ओके सो द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ चेंजिंग नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स एंड बिहेवियर्स. क्योंकि कॉग्निटिव बिहेवियर की बात हो रही है, तो हम जो हमारे इंटरनल नेगेटिव थॉट्स होते हैं, बिहेवियर या थिंकिंग होती है, उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं हम अंडर CBT. ठीक है सो आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not a cognitive and mood symptom associated with PTSD? पोस्ट ट्रोमैटिक डिसऑर्डर जो होता है ना, पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. तो बोल रहा है इसमें से कौन सा है जो नहीं हम यूज़ करते एज अ कॉग्निटिव एंड मूड सिम्टम, जो नहीं माना जाता. Experiencing recurring memories or dreams related to the event, difficulty concentrating and irritability, exaggerated feelings of blame directed towards oneself or others, या having ongoing negative emotions such as fear, anger, guilt or shame. इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो नहीं माना जाता है एज अ कॉग्निटिव एंड मूड सिम्टम. देखो डिफ़िकल्टी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, हम इरिटेट हो रहे, तो ये तो मूड सिम्टम ही है ना. या फिर हमारी फीलिंग्स ऐसे एग्जैजरेट हो जाती है, हम अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं, किसी और को ब्लेम करते हैं, तो ये सारा मूड पे डिपेंड है. या फिर नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर आ जाते हैं, एंगर, फेयर, ये सारा मूड पे डिपेंड है ना. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज एक्सपीरियंसिंग रिकरिंग मेमोरीज और ड्रीम्स रिलेटेड टू द इवेंट. देखो क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा ना, आप वर्ड्स को पकड़ा करें, आपके लिए ईजी हो जाएगा. कुछ चीज़ें होती है आपकी समझ में नहीं आती, आपने उन्हें पढ़ा नहीं होगा, बट अगर आप वर्ड्स को पकड़ेंगे ना, आप समझ जाएंगे. एज इट इज़ सेइंग कॉग्निटिव एंड मूड सिम्टम, तो आप देख रहे हो मूड के रिलेटेड है ना. तो मूड के रिलेटेड क्या होता है, देखो आपकी मेमोरीज या आपकी ड्रीम्स मूड के रिलेटेड नहीं होते. आपका कॉन्सेंट्रेट ना करना, इरिटेट होना, या ब्लेम करना किसी को, या अपने आप को ब्लेम करना ना, अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स ले आना, ये सारी चीज़ें मूड पे डिपेंड होती है ना. सो द राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए, दैट इज एक्सपीरियंसिंग रिकरिंग मेमोरीज और ड्रीम्स रिलेटेड टू द इवेंट. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन. Which resilience factor is not mentioned as potentially reducing the likelihood of developing PTSD. ठीक है, तो क्या पूछ रहा है हमसे कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो नहीं माना जाता है पोटेंशियली रिड्यूसिंग द लाइक्लीहुड, जैसे कि हम रिड्यूस कर सके किस चीज़ को, PTSD के इफेक्ट को रिड्यूस कर सके. इनमें से कौन सा फैक्टर है जो नहीं माना जाता इस चीज़ के लिए. ठीक है ठीक है. पहला, सीकिंग आउट सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंड्स, फैमिली और सपोर्ट ग्रुप्स, लर्निंग टू फील ओके विद वंस एक्शंस, हैविंग अ कोपिंग स्ट्रैटेजी, अवॉइडिंग एनी. देखो सीकिंग सपोर्ट हम सीख करेंगे किसी से, सही बात है. अगर हमें कभी लगता है कि हम ट्रोमेटिक डिसऑर्डर हमें है, या फिर हम स्ट्रेस में होते हैं, तो हम अपनों का सपोर्ट लेते हैं ना, अपनों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, सो दैट वी फील गुड, है ना. सो दिस इज़, ये है पोटेंशियली एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. इसने हमसे पूछा है कौन सा नहीं है. लर्निंग टू फील ओके, यस, हम कोशिश करते हैं अपने आप को ओके फील कराए, कि हमें दूसरे को एक्शंस का ज़्यादा असर ना पड़े हम पे, है ना. हम किसी को बोल दें कि यार तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है, करने दो, क्या करें, तुम अपने आप में खुश रहो. सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है हमें खुद को ठीक रखने के लिए, है ना. देन हैविंग अ कोपिंग, देखो हमारे अंदर एक कोपिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कि अगर कुछ हो रहा है तो हमें उस चीज़ की तरफ फिर ज़्यादा लाइक इंडल्ज नहीं रहना है उसी चीज़ में, हमें खुद को कूप अप करना है, हमें उस चीज़ से बाहर आना है ना.
देन अवॉइडिंग, देखो अवॉइड सिचुएशन को करना, दिस इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, है ना। हम सिचुएशंस को अवॉइड नहीं कर सकते, हमें खुद को रेडी रखना है इंटरनली, क्योंकि कभी अचानक से कोई ऐसा स्ट्रेस आ जाता है इंसान की लाइफ में, है ना, अल्लाह ना करे, हमें नहीं पता होती है कब क्या होगा। सो सिचुएशन को अवॉइड करना इज़ नॉट अ गुड फैक्टर मत है। तो इट इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि इसे पूछा है हमसे विच इज़ नॉट मैंशनड एज पोटेंशियली रिड्यूसिंग। सो वी विल से ऑप्शन डी, दैट इज अवॉइडिंग एनी एक्सपोजर टू स्ट्रेसफुल सिचुएशंस और ट्रिगर्स, क्योंकि अवॉइड करना इज़ नॉट एन ऑप्शन, ठीक है। So the answer is option D. Next question. Which of the following is a potential sign of physical child abuse? इनमें से कौन सा potential sign है of physical child abuse, ठीक है। सीधा आंसर ऑप्शन ए says frequent hunger, unexplained bruises or injuries, advanced academic performance या फिर overeating। देखो ये बात कर रहा है किस चीज़ की, फिजिकल चाइल्ड अब्यूज़, है ना। अगर इसे सिर्फ चाइल्ड अब्यूज़ बोला था तो हम कंफ्यूज होते, बट इट्स सेइंग फिजिकल। तो अगर इसने फिजिकल की बात की है तो हमें पता है फिजिकल चाइल्ड अब्यूज़ में क्या होगा, उसकी बॉडी पे इंजरीज होंगी, है ना, क्योंकि फिजिकल अब्यूज़ तभी होता है जब किसी की मारपीट होती है, किसी के साथ फिजिकली कुछ किया जाता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज अनएक्सप्लेन्ड ब्रूजेस और इंजरीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड। देखो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, अगर आपसे लेबर स्टैंडर्ड्स के बारे में बोला गया और इंटरनेशनल बोला गया तो आप आराम से ऑप्शंस में आंसर इसका देख सकते हैं। इज़ इट UN, ILO, WTO या IMF? तो आप देख पा रहे हो ऑप्शंस में ही हमें पता चल रहा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, बिल्कुल सिंपल सा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ट्रेड को देखता है, जो भी वर्ल्ड में ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स, या फिर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, ये कंट्रीज़ को फंड्स प्रोवाइड करते हैं ना, लोन्स अगर कंट्रीज़ को चाहिए होते हैं, किसी का डेट होता है ज़्यादा तो ये उसमें हेल्प करते हैं कंट्रीज़ को, IMF, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ फीमेल फीटिसाइड? फीटिसाइड मतलब देखो अगर हम सिर्फ फीटिसाइड की बात करें कि अगर कोई जो फीटस होता है, जो मदर के वॉम में जब बेबी होता है, जो विदाउट आई मीन बिफोर बर्थ, अभी उसकी बर्थ नहीं हुई होती, उसको हम फीटस बोलते हैं। तो अगर फीटस को हम मारे तो उसे फीटिसाइड बोलते हैं, बट अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है फीमेल फीटिसाइड, तो मतलब अगर प्री नेटल जिसको हम बोलते हैं ना, प्री नेटल डायग्नोस्टिक्स, कि बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसका चेक किया जाए सेक्स की, वेदर इट इज़ मेल और फीमेल। तो अगर पता चले कि ये फीमेल है और उसे मार दिया जाए पैदा होने से पहले ही, दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज फीमेल फीटिसाइड, है ना। सो लेट अस सी द ऑप्शंस। द प्रैक्टिस ऑफ अबॉर्टिंग अ फीटस बिकॉज इट इज़ फीमेल, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। प्रैक्टिस ऑफ अबॉर्टिंग अ फीटस, हम एक फीटस को अबॉर्ट कर देते हैं, क्यों, इस वजह से क्योंकि हमें पता चलता है कि एक फीमेल है ना, दैट इज़ नोन एज फीमेल फीटिसाइड। अगर सिर्फ फीटिसाइड पूछा जाए देन दैट इज़ कि अगर जब बच्चे को, जब फीटस को मार दिया जाए विदाउट नोइंग वेदर इट्स मेल और फीमेल, चाहे कुछ भी हो, वो बच्चा मेल हो फीमेल हो, उसे मार दिया जाए, दैट इज़ सिंपल फीटिसाइड। बट अगर फीमेल फीटिसाइड यूज हुआ है तो मतलब कि अगर पता चल जाए कि फीमेल है उस वजह से मार दिया जाए, ठीक है। इसमें हमारा एक और टर्म आती है इन्फेंटिसाइड भी, है ना। फीटिसाइड इज़ फीटस जो बिफोर बर्थ, अगर इन्फेंटिसाइड पूछा जाए तो हमें पता है इन्फेंट कौन सा होता है, जो 0 to 1 year तक का होता है, पैदा होने से लेके 1 साल तक का जो बच्चा होगा, जो पैदा हो गया है बच्चा, अगर उस बच्चे को मार दिया जाए विद सम रीजंस, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, वेदर इट्स मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड, अगर उसे मार दिया जाए पैदा होके विद इन 1 year, उसको हम बोलते हैं इन्फेंटिसाइड, ठीक है। There is a difference between feticide and infanticide. Next question. What does CEDAW stand for? Yes, try to answer. What does CEDAW stand for? क्या होता है फुल फॉर्म इसका, पता होनी चाहिए आपको important abbreviations। आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं इस चीज़ में, क्योंकि देखो आपको लगेगा सारे सेम है। कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन, कमेटी फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ विमेन, सेंटर फॉर एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ विमेन, या कोलिशन फॉर इक्वालिटी एंड डेवलपमेंट अमंग विमेन। सो आपको पता होना चाहिए, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन, ठीक है। विमेन की जो डिस्क्रिमिनेशन होता है विमेन के साथ, उसको एलिमिनेट करने के लिए जो कन्वेंशन लाया गया उसको हम बोलते हैं CEDAW, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CRC। CRC क्या है? CRC होता है कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। तो जो कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन है उस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है? इज इट यूनिसेफ, इज इट यूनेस्को, इज इट WHO और इज इट UNHCR? यस, देखो चिल्ड्रन की बात हो रही है, सो इट वुड बी, देखो अगर आपको इनकी फुल फॉर्म जो है ना वो भी पता होनी चाहिए ना। यूनिसेफ क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनेस्को होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। WHO होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन। सो CRC जो है इसे कौन मॉनिटर करता है? इसे मॉनिटर करता है यूनिसेफ, बिकॉज इट इज़ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, है ना, चिल्ड्रन के लिए है। तो ये इसका भी फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन के लिए यूनिसेफ काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच UN एजेंसी लीड्स एफर्ट्स टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड विमेन एम्पावरमेंट। देखो अब यहाँ पे बात हो रही है विमेन की, कि कौन सी UN की एजेंसी है जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है और जेंडर इक्वालिटी के लिए। इज इट UNDP, इज इट यूनिसेफ, इज इट UN Women और इज इट यूनेस्को? So it is related to women, so simply it would be UN Women, यूनाइटेड नेशंस विमेन जो एजेंसी है UN की वो काम करती है जेंडर इक्वालिटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, so it is true or false? So it's saying the Universal Declaration of Human Rights is a legally binding treaty that creates direct legal obligations for countries. तो आपसे पूछ रहा है whether it is true or false कि जो UDHR है ना, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, क्या वो लीगली बाइंडिंग है? लीगली बाइंडिंग मतलब कि ज़रूरी है, जिन्होंने इसको साइन किया है, जिस कंट्री ने, उनको इसको फॉलो करना ही करना है। दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज लीगली बाइंडिंग, कि अगर जिन्होंने रेटिफाई किया है, साइन किया है इस डिक्लेरेशन को, उन्हें इसे फॉलो करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो, उनके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दैट इज़ लीगल बाइंडिंग। तो ये पूछ रहा है कि UDHR जो है क्या वो लीगली बाइंडिंग है या नहीं। इज़ इट ट्रू और इज़ इट फॉल्स? यस, आंसर इट। सो वी नो इट इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग, है ना, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, जो चाहे वो उसे फॉलो कर सकता है अपने हिसाब से, है ना। सो द आंसर इज़ फॉल्स, बिकॉज it is not legally binding. Next question, which of the following best describes gender inequality? अब पूछ रहा है कि इनमें से बेस्ट क्या डिस्क्राइब कर रहा है जेंडर इनइक्वालिटी। द बिलीफ दैट वन जेंडर इज सुपीरियर टू अनदर, द अनइक्वल ट्रीटमेंट और परसेप्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर जेंडर, द प्रैक्टिस ऑफ प्रमोटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, या फिर द कॉन्सेप्ट दैट मैन एंड वुमेन शुड हैव डिफरेंट रोल्स इन सोसाइटी। देखो पहले हमारा ऑप्शन कट जाएगा, द प्रैक्टिस ऑफ प्रमोटिंग इक्वल। अगर इक्वल बोल रहा है तो ये जेंडर इनइक्वालिटी तो नहीं हो गया। देन इट्स सेइंग द कॉन्सेप्ट दैट मैन एंड वीमेन शुड हैव, देखो मैन एंड वीमेन के डिफरेंट रोल्स होते हैं सोसाइटी में, इट्स ओके। हमें पता है मैन के जो रोल है वो वीमेन नहीं कर सकती, जो वीमेन के रोल है वो मैन नहीं कर सकती, चाहे हम फिजिकली देखें, बायोलॉजिकली देखें, है ना। सो दिस इज़ नॉट अ पॉइंट। देन हमारे पास दो बचते हैं। हमारा पहला ऑप्शन बोल रहा है द बिलीफ दैट वन जेंडर इज सुपीरियर टू अनदर। देखो ये बोला बिलीफ, कि हमारे अंदर बिलीफ है कि एक जेंडर सुपीरियर है, बस सिर्फ बिलीफ है। तो सिर्फ बिलीफ के बेसिस पे हम जेंडर इनइक्वालिटी को नहीं कंसिडर करते हैं ना। हम किस बेस पे करते हैं? जब अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है, जब वर्क प्लेस पे आपको कम सैलरी दी जाती है बिकॉज यू आर अ गर्ल, और किसी को ज़्यादा दी जा रही है जस्ट बिकॉज ही इज़ अ मैन, दैट इज़ जेंडर इनइक्वालिटी। या फिर कहीं पे क्या होता है, उसको कहीं पे हाई स्टेटस मिल जाता है जस्ट बिकॉज उसको प्रमोशन मिल जाती है कि वो मर्द है, और आपको नहीं मिलती बिकॉज आप विमेन हो। दैट इज़ वॉट इज़ नोन है जेंडर इक्वालिटी की जब अनइक्वल ट्रीटमेंट होगा, है ना। अनइक्वल ट्रीटमेंट जहाँ पे आ जाएगा इंडिविजुअल्स के बीच में, दैट इज़ कॉल्ड जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है। सो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। देखो ऑप्शन ए में सिर्फ बिलीव की बात हो रही है, द बिलीव दैट, कि हम मानते हैं। सिर्फ मानने पे डिपेंड नहीं होता है ना, क्योंकि असलियत में ऐसा होता है, अनइक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, परसेप्शंस होते हैं इंडिविजुअल्स में कि नहीं इनको कम दो, इनको ज़्यादा दो। या फिर आपने देखा होगा ट्रेडिशनली फैमिलीज़ में क्या होता था, अगर बहन होगी तो हाँ ये अपने भाई के लिए रखो, उसको ज़्यादा दो, वो लड़का है। तो ये अनइक्वल ट्रीटमेंट होता आ रहा है ना, तो ये जो ट्रीटमेंट है इसको हम जेंडर इनइक्वालिटी बोलते हैं ना। हम सिर्फ बिलीफ को कंसिडर नहीं कर सकते इस चीज़ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज़ जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। अब जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स मतलब जिससे हमें जेंडर्स की जो इनइक्वालिटी है उसके बारे में पता चले ना। डिफरेंट क्राइटेरियाज होंगे या डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ लाइफ होते हैं, लाइक हेल्थ होगा, एजुकेशन होगा या बाकी चीज़ें, वेल्थ होगी, तो वहाँ पे जब हम देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस है मेल और फीमेल्स में, वो जो वहाँ पे हमारा रिजल्ट आएगा दैट वुड बी जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, है ना। सो व्हाट वुड बी द राइट ऑप्शन? अ मेजर ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, जी नहीं, वो तो जीडीपी होता है। एंड इंडेक्स मेजरिंग द नंबर ऑफ विमेन इन अ वर्क फोर्स, सिर्फ विमेन की बात करें तो नहीं। मेजर ऑफ एजुकेशनल अटेनमेंट, सिर्फ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, नहीं। सो द राइट ऑप्शन विल बी एन इंडेक्स दैट रिफ्लेक्ट्स जेंडर बेस्ड डिस्पैरिटीज इन हेल्थ, एम्पावरमेंट, लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन, ठीक है। चाहे हेल्थ में हम देखें, एम्पावरमेंट में देखें या लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन में देखें कि औरतों को कितना काम मिल रहा है बाहर मार्केट में, है ना। सो दिस इंडेक्स इज नोन एज जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। So the right option would be option B. I hope it's clear to you. Okay, next question. Which of the following laws aims to address gender inequality in the workplace? तो वर्कप्लेस पे देखो, वर्कप्लेस मतलब कोई ऑफिस है, कंपनी है या फिर कोई फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, जो भी वर्कप्लेस है वहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी को कौन सा लॉ एड्रेस कर। देखो वर्कप्लेस पे किस हिसाब से इनइक्वालिटी होती है, देखो आपको चीज़ों को ना समझना पड़ेगा, ठीक है। जब आप चीज़ों को समझेंगे ना आपके लिए चीज़ें बहुत क्लियर होंगी। अगर आपको वर्क प्लेस बोला गया है तो वर्क प्लेस पे किस चीज़ के रिलेटेड हो सकती है इनइक्वालिटी? पेमेंट के रिलेटेड सिंपली, क्योंकि आप वर्क करने क्यों जाते हैं? ताकि आपको सैलरी मिले। तो वर्क प्लेस पे इनइक्वालिटी किस चीज़ में होगी? सैलरी में ही होगी ना ऑब्वियसली। किसी को सैलरी ज़्यादा दे रहे, किसी को कम दे रहे। इनफैक्ट अगर वो दोनों काम सेम कर रहे हैं तो वो बोल रहे कि नहीं वो मेल है, वो एफिशिएंट है, उसको हम ज़्यादा सैलरी देंगे, आप फीमेल हो, आपको हम कम सैलरी देंगे। तो वहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी हो गई। तो अगर वर्क प्लेस पे सैलरी को लेके इनइक्वालिटी हो रही है तो कौन सा एक्ट इस पे काम करेगा? द एक्ट वुड बी द इक्वल पे एक्ट, है ना। इक्वल पे एक्ट वुड एड्रेस दिस इशू, है ना। क्योंकि एक्ट क्या बोलता है कि इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल वर्क, कि अगर इक्वल वर्क कर रहे हैं, चाहे मेल हो, फीमेल हो या फिर इनफैक्ट ट्रांसजेंडर हो, अगर वो सेम काम कर रहे हैं तो उन्हें सेम पेमेंट मिल जानी चाहिए, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। What does the term feminization of poverty refer to? देखो फेमिनाइजेशन मतलब फीमेल्स के रिलेटेड। सो फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी मतलब कि अगर फीमेल्स में ज़्यादा पॉवर्टी देखी जाती है या फीमेल्स ही ज़्यादा पॉवर्टी को फेस कर रही है, दैट इज़ नोन एज फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, है ना। कि जो पुअर परसेंटेज है एक सोसाइटी में या फिर एक कंट्री में, वहाँ पे देखा जाता है कि ज़्यादा फीमेल्स ही है, दैट इज़ नोन एज फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। सो द इंक्रीजिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन पॉलिटिक्स, देखो पॉवर्टी की बात हो रही है, अगर ये बोलता है फेमिनाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स तो हम इस चीज़ को टिक करते हैं ना। फेमिनाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स मतलब होता है ज़्यादा विमेन होना पॉलिटिक्स में, बट यहाँ पे वो वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, इट्स नॉट। द हायर लाइकलीहुड ऑफ विमेन टू बी इन पॉवर्टी कंपेयर टू मैन, कि ज़्यादातर जो विमेन है वो देखी गई पॉवर्टी में एज कम्पेयर टू मैन, दैट इज़ फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर फीमेल ज़्यादा देखी जाए, फेमिनाइजेशन वर्ड जब यूज़ होता है ना मतलब फीमेल्स का ज़्यादा देखा जाना। आगे अगर पॉलिटिक्स होगा तो पॉलिटिक्स में ही होंगी, पॉवर्टी होगा तो पॉवर्टी में फीमेल ज़्यादा होगी। इनफैक्ट फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर देखा जाता है तो जो हम बोलते हैं कि एग्रीकल्चर में ज़्यादा विमेन काम कर रही है। सो सिंपली जो आगे वर्ड होगा उसी वर्ड के रिलेटेड वो विमेन का रोल होगा ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे पॉवर्टी बोला गया, सो हायर लाइकलीहुड ऑफ विमेन टू बी इन पॉवर्टी कंपेयर टू men, okay. So option B would be the right answer. Okay, so the last question of today's session. According to Sigmund Freud, which stage is centered on the resolution of Oedipus complex? देखो बहुत important question है। ये जो theory है Sigmund Freud की आपने पढ़ी होगी। कौन सी theory है Sigmund Freud की? आप याद करें। Yes, psychosexual theory है ना, पढ़ा है ना आपने। Which theory? साइको सेक्चुअल थ्योरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है ना। साइको सेक्चुअल थ्योरी सिगमंड फ्रूड ने दी है, उसमें एक टर्म आती है एडिपस कॉम्प्लेक्स। पहले मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ, फिर आपने ऑलरेडी पढ़ा भी होगा, आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। एडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, उन्होंने उसमें दो चीज़ें बताई थी, एक एडिपस कॉम्प्लेक्स और दूसरा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, है ना। एडिपस कॉम्प्लेक्स होता है जब एक बेबी बॉय जो होता है, जो 3 से 6 साल की उम्र में होता है, इस स्टेज में एक बेबी बॉय,
उसको क्या होता है ना, उसको फीलिंग होती है अपनी माँ की तरफ, एक सेक्चुअल अट्रैक्शन होती है। उसको नहीं पता होता है व्हाट इट इज़, बट उन्होंने इस चीज़ को ऐसे एक्सप्लेन किया है कि उसे एक सेक्चुअल अट्रैक्शन होती है टुवर्ड्स हिज मदर। वो चाहता है कि मेरी माँ सिर्फ मेरी है, वो किसी और मेल के साथ माँ का इंटरेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसे जेलसी फील होती है। तो जेलसी किसकी तरफ फील होती है? टुवर्ड्स हिज फादर। जब अगर उसका जो फादर होता है ना, वो आपने देखा होगा हमारे घरों में भी ये नॉर्मल चीज़ है कि जब फादर बोलते हैं ना कि ये मेरी है, मम्मा को अपनी तरफ करेगा या हक करेगा, तो जो बेबी बॉय होता है ना, उसको वो जेलसी फील होती है कि नहीं मेरी माँ है। वो जाके उस अपनी मम्मा के साथ जब पड़ जाता है ना, हमने अक्सर देखा है अपने घरों में। सिंपल सी वही थ्योरी है कि एडिपस कॉम्प्लेक्स उसी चीज़ को बोलते हैं कि जब एक बेबी बॉय को अपनी माँ की तरफ जो सेक्चुअल एक अट्रैक्शन होती है इस एज के दौरान, कि उसे जेलसी फील होती है टुवर्ड्स हिज फादर, है ना, दिस इज़ नोन एज एडिपस कॉम्प्लेक्स। और सेम जब बेबी गर्ल के साथ होता है कि उसे अपने पापा की तरफ होती है। उसे जब आपने देखा होगा ना बचपन में, जब किसी बच्चे को हम बोलते हैं अगर बेबी गर्ल होगी तो आप बड़ी होकर किससे शादी करोगे, तो वो बोलते हैं मैं पापा से शादी करूँगी, है ना। या फिर ऐसे बेबी बॉय को बोलेंगे, वो बोलता है मैं अपनी मम्मा से शादी करूँगा। तो सेम जब बेबी गर्ल के साथ होता है कि उसकी जो अट्रैक्शन है वो अपने पापा की तरफ होती है ना, तो उसको अपनी मम्मा के साथ जेलसी फील होती है इस एज ग्रुप के दौरान। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जब बेबी गर्ल की रिलेशन में हो तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, जब बॉय की रिलेटेड में हो तो एडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड विच स्टेज इज सेंटर्ड ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ एडिपस कॉम्प्लेक्स। को हमने पढ़े थे ना सिगमंड फ्रॉइड के कुछ स्टेज, ऑरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज, जेनाइटल स्टेज, है ना। तो इन स्टेज में से हमसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेज है जब ये एडिपस कॉम्प्लेक्स आ जाता है बच्चे में, ठीक है। मैंने आपको भी बोला 3 to 6 ईयर्स की वो होती है, वो स्टेज होती है। तो कौन सी स्टेज है वो? इज़ इट ओरल, इज़ इट एनल, इज़ इट फैलिक और इज़ इट लेटेंसी? यस, नाउ आंसर द क्वेश्चन। ओरल कौन सी होती है? ओरल होती है बर्थ से लेके 18 मंथ्स तक, है ना। बर्थ से लेके 18 मंथ्स तक ये होती है ओरल, जब बच्चा बिल्कुल छोटा सा होता है ना। देन एनल कौन सी होती है? एनल होती है 18 मंथ से लेके 36 मंथ्स तक, या फिर 3 ईयर्स, हम बोल सकते हैं 3 ईयर्स तक, ये एनल वाली स्टेज होती है। देन फैलिक स्टेज कौन सी होती है? फैलिक स्टेज होती है 3 से 6 साल तक, ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया। तो फैलिक स्टेज में ही क्या होता है कि जो सेक्सुअल एनर्जी होती है एक इंडिविजुअल की, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, वो शिफ्ट होती है टुवर्ड्स द फैलिक रीजन्स, है ना। वो शिफ्ट होती है टुवर्ड्स द फैलिक रीजन्स। फैलिक रीजन्स मतलब जैसे कि बॉयज़ में टुवर्ड्स पीनस और गर्ल्स में टुवर्ड्स क्लाइटोरिस, ठीक है। तो फैलिक स्टेज में क्या होता है? एनर्जी शिफ्ट होती है और उसी दौरान जो है ये कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं बच्चों में। चाहे अगर बॉय हो तो एडिपस कॉम्प्लेक्स, और अगर गर्ल हो तो फिर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो द राइट आंसर वुड बी फैलिक स्टेज, ओके। राइट आंसर वुड बी फैलिक स्टेज। तो इसके साथ जो है हमने आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। हम कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के साथ आएंगे आपके साथ, ठीक है। आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहे और हमें अपना स्कोर भी बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर कुछ भी आपको क्वेरीज होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, खुदा हाफिज़।